नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पहले हम डॉक्टर अविनाश सिंह जी का स्वागत कर लेते हैं। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम सर, सभी को, आपको भी और सभी दर्शकों को भी। और देखिए, अविनाश जी के होठों में जो हंसी है वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि सामने वाले की आधी ताकत तो वहीं से गायब हो जाती है, इतनी शांति से और इतने आराम से जो है। लेकिन आज वो अपनी की से कुछ फैक्ट्स आपको समझाएंगे। ये समझना जरूरी है दोस्तों कि आखिर ये जो सब चल रहा है इसको हर आदमी एक अलग नजरिए से देख रहा है, लेकिन एक ऐसा शख्स जो टेक्नोलॉजी, आईटी इन सब से होके गुजरा हो और तब वो विश्लेषण करता हो ताकि इस देश की पॉलिटिक्स का, तो थोड़ा सा विलक्षण तो होता है। तो इसीलिए मैं आज डॉक्टर अविनाश के साथ कुछ चीजों पर बातचीत जरूर कर रहा हूं, लेकिन शुरुआत तो प्रधानमंत्री के साथ ही करूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कल उन्होंने दिमागी नक्सल बताया लोगों को, और फिर आज जो है वो गायों को, जो पुंगानूर गायें जो चित्रा दुर्गा की होती हैं, छोटे, जो प्रधानमंत्री आवास में ही रहती हैं, और मोरों को दाना खिला रहे हैं। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है। तो ये सब खेल क्या है? पुनः सभी दर्शकों को नमस्कार। सर देखिए, आपने अगर देखा होगा तो कुछ फोर्सेस ड्राइव करती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी देश की पॉलिटिक्स को, किसी देश की जुडिशरी को, या जो भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई एक स्वतंत्र देश है उसको भी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई देश ऐसे ही चल रहा है। भारत के बारे में आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि भगवान भरोसे चलता है, शुरू से ही चलता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें ड्राइव नहीं होती हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, डिजिटल हैकिंग। जी, ठीक है। और एक शब्द नया पॉपुलर है, डिजिटल अरेस्ट। ठीक है। बेसिकली भारत में सोशल डिजिटल अरेस्ट का एक प्रोग्राम चल रहा है 2006 से। याद रखिएगा इस बात, 2006 से, यानी पिछले 20 साल से एक अरेस्टिंग चल रही है। आप बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को सर। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री को गाली, या इस देश के किसी शख्स को गाली, या कुछ भी नैरेटिव बनाना हो, या कुछ भी गलत या सही दिखाना हो, या फेक फैलाना हो, या सही फैलाना हो, तो उसका सबसे सशक्त और सबसे सस्ता और सबसे अच्छा माध्यम कौन सा है? डिजिटल है। अब डिजिटल में आप कुछ भी रख लीजिए, चाहे वो आप उसको थोड़े दिन पहले 2006 के आसपास उसको टीवी के माध्यम से रख लीजिए, सोशल मीडिया के माध्यम से रख लीजिए। अब ऑडियो वीडियो विजुअल्स हो गए, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, थ्रेड हो गया, और भी बहुत सारे माध्यम है। ये माध्यम बचे हैं आज के डेट में। अब आप इसको समझिए, ये फोर्स कैसे ड्राइव करती है, चीजों को लेकर के कैसे चलती है। दुनिया में सबसे सस्ता डेटा भारत में है। आपने अभी हाल में ही जितने भी प्रोटेस्ट देखे हैं, कहीं पे भी प्रोटेस्ट देखा है जिसमें अर्बन नक्सल या नक्सल माइंड, जो भी कह लीजिए, जिस चीज में इंटरेस्ट लिए, वो छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो, उसको कैसे बड़े पैमाने पर स्प्रेड किया गया, उसको कैसे बड़े पैमाने पर पहुंचाया गया। आपको दो एग्जांपल दे देता हूं हाल फिलहाल के, पीछे नहीं जाते हैं। दो स्टूडेंट मूवमेंट, दोनों बड़े स्टूडेंट मूवमेंट, एक चला जंतर मंतर पे और एक चला रांची के एक स्टेडियम में। ठीक, दोनों, रांची वाला अभी भी चल रहा है। रांची वाला क्यों पॉपुलराइज नहीं हो पाया और दिल्ली वाला क्यों पॉपुलराइज हो गया? जबकि रांची वाली जो मांग है, रांची में जो बच्चे बैठे हुए हैं वो ओरिजिनल बच्चे बैठे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा इसको, और उनकी मांग एकदम स्ट्रेट है, उनकी मांग एकदम वाजिब है। जबकि दिल्ली में क्या मांग थी? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अब मान लीजिए आज तक को सुधारना हो, अंजना ओम कश्यप इस्तीफा दो। अब मान लीजिए अमेरिका को सुधारना हो, डोनाल्ड ट्रंप इस्तीफा दो। अब मान लीजिए दुनिया के किसी संस्थान को सुधारना हो तो फलाने व्यक्ति इस्तीफा दो। क्या इससे चीजें सुधर जाती हैं? नहीं सुधरती हैं इससे चीजें। इससे चीजें कभी नहीं सुधरेंगी। एक और चीज मैं बता देता हूं सर, दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए।
दुनिया में क्रांति ने सत्ताएं बदली हैं, दुनिया में क्रांति ने व्यवस्था नहीं बदली है। आप कहीं की क्रांति उठा लीजिए, एक देश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप कहीं की क्रांति उठा लीजिए। बहुत सारे लोगों का मत ऐसा है कि फ्रांस की क्रांति के बाद व्यवस्था सुधरी, नहीं सुधरी भाई। कहने का लोगों का है कि फ्रांस की क्रांति थोड़ा सा मेटरलाइज हो पाई थी सुधार के पर्पज से। आप कोई भी सुधार ले, आप भारत में ले लीजिए ना, भारत में सबसे बड़ा स्टूडेंट मूवमेंट किसका चला? जेपी का चला। जेपी का मूवमेंट चला, पत्रकार से लेकर के, फिल्मी कलाकार से लेकर के, गायक से लेकर के, वकील से लेकर के, ब्यूरोक्रेट से लेकर के, जिसने जिसने सत्ता के लिए जो कुछ भी बोला वो सब जेल में थे। स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज के जेल में थे। स्टूडेंट जिन्होंने स्टूडेंट चुनाव जो लड़े थे, जो छात्र संघ के चुनाव होते हैं, उसमें बड़े बड़े स्टूडेंट पूर्व और वर्तमान सब जेल में थे। आपको कोई यूनिवर्सिटी उठा लीजिए, आप बनारस यूनिवर्सिटी उठा लीजिए, आप जामिया उठा लीजिए, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उठा लीजिए, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उठा लीजिए, आप पटना साइंस कॉलेज उठा लीजिए, आप जादवपुर यूनिवर्सिटी उठा लीजिए, सारा पूरा देश भर का था जेल में। सबको लगा कि ये तो जबरदस्त क्रांति हो गई, इमरजेंसी भी लग गई, चुनाव हुआ, पूरा विपक्ष इकट्ठा, पूरा देश इकट्ठा, कांग्रेस हार भी गई। 5 साल में क्या हुआ? 5 साल में जूते बच गए सर, जूते, आपस में जूते बच गए। आप सोच करके देखिए, जहां सब लोग जेल में गए हो वहां तो व्यवस्था बहुत बड़ी तरीके से परिवर्तित होनी चाहिए थी। 1977 में सरकार बनती है, 1980 आते आते विघटन होता है और आपस में लत्तम जुत्तम जो नहीं होना सब हो जाता है, और फिर उसके बाद इंदिरा गांधी जीत करके चली आती है। पुरानी क्रांति छोड़ दीजिए, आप रूस की क्रांति उठा करके देख लीजिए, आप जर्मनी में छोटी मोटी जितनी क्रांतियां हुई उसको उठा करके देख लीजिए, भारत में सशस्त्र क्रांति जितनी हुई है उसको उठा करके देख लीजिए। कौन सी क्रांति से कौन सी व्यवस्था बदली है? किसी क्रांति से कोई व्यवस्था नहीं बदली है। सत्ताएं जरूर बदल जाती हैं, सत्ता का नेचर कभी नहीं बदलता है। बदलता कैसे है? बदलता ऐसे है जब आप उसको इंप्लीमेंटेशन के फेज में ले जाते हैं, बिना क्रांति किए हुए एक एक चीज को पकड़ते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उसको पॉइंट आउट करते हैं। अधिकतम क्या होगा देश में सर? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है। अच्छा चलिए छोड़ दीजिए, थोड़ा सा भारत से डेविएट हो जाइए, बगल में आप नेपाल चले जाइए। सशस्त्र क्रांति हुई, हथियार लेकर के लोग निकले, माल फूके गए, सब कुछ हुआ, वामपंथी थे, ये पीटा गया, वो पीटा गया, सीआईए हो गया, रा हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, पूरा दुनिया ब्रह्मांड ये वो सब कुछ हो गया। बदला क्या? क्या बदला नेपाल में? हिंदू जल ढारने जा रहे थे, उन पे पथराव हुआ, हिंदू इकट्ठा होकर के मुसलमानों को भगाने लगे, उनकी मस्जिदें फूंक दी। क्या हुआ? कौन सा परिवर्तन हो गया नेपाल में? थोड़ा बताना। तो बांग्लादेश में कौन सा परिवर्तन हो गया सर? पाकिस्तान में कौन सा परिवर्तन हो गया? वो छोड़ दीजिए, अफगानिस्तान में कौन सा परिवर्तन हो गया? अफगानिस्तान तो कितने दिन से परिवर्तन लड़ ही रहा है। कभी रशिया से लड़ रहा है, कभी अमेरिका से लड़ रहा है, कभी अपनों से लड़ रहा है, कभी दूसरों से लड़ रहा है। आप सीरिया चले जाइए, आप लीबिया चले जाइए, आप नाइजीरिया चले जाइए, कितनी क्रांतियां हो रही हैं देश में, दुनिया में। ये सब वो क्रांतियां हैं जो जेन मिलेनियन और जेन जी के समय में हो रही हैं। क्रांतियों से फायदा किसको होता है? क्रांतियों से फायदा उसको होता है जो शतरंज की राजनीतिक बिसात पर अपने मोहरे को अपने हिसाब से फिट करना चाहते हैं। जो लोग चाहते हैं कि हाथी सीधे न चले, हाथी तिरछा भी चले, जो लोग चाहते हैं कि घोड़ा 2.5 चाल नहीं, घोड़ा कभी 1.5 चाल चले और मैं कहूं तो 3.5 चाल चले, उनके शतरंज जो हैं सज जाते हैं पूरे दुनिया में। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। आपके पास बड़ा अनुभव है पत्रकारिता का सर, आप अगर इस चीज को बहुत बारीकी से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यही निकल करके आता। आखिर में व्यवस्था परिवर्तन पे कोई बात क्यों नहीं करता है? सबको सत्ता परिवर्तन की क्यों इतनी पड़ी रहती है?
जानते हैं क्यों? दो वर्ग होता है। जब कोई भी सत्ता का सृजन होता है तो दो वर्ग बनता है। एक सत्ता का लाभार्थी वर्ग बनता है और एक सत्ता से लाभ लेने के लिए या जो सत्ता अपोजिट होता है उससे लाभ लेने के लिए एक वर्ग बनता है। वो वर्ग हर जगह बनता है। वो यूनिवर्सिटी में बनता है, वो पुलिस में बनता है, वो ब्यूरोक्रेसी में बनता है, वो पत्रकारिता में बनता है। बताइए कहीं नहीं बनता हो तो? सब जगह बनता है। दो वर्ग बनते हैं, एक सत्ता की बुराई करके कमाएगा, एक सत्ता की अच्छाई बता करके कमाएगा। और ये भारत का नहीं है, ये पूरे दुनिया का है। पूरे दुनिया में सिर्फ इतना ही काम होता है। यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो कुछ स्टूडेंट मिलेंगे जो सत्ता के साथ रहेंगे, कुछ स्टूडेंट रहेंगे वो सत्ता के खिलाफ रहेंगे। एकदम स्पष्ट रूप से बंटवारा हो जाता है। अंततः व्यवस्था परिवर्तन वाले उसमें कितने होते हैं? गिने चुने लोग। और जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं गिने चुने लोग, उनको विपक्ष भी गाली देता है और उनको सत्ता भी गाली देती है। मैं किसी सत्ता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारी सत्ताओं की बात कर रहा हूं। हाँ, अब कोई कोई कभी कभी आता है जो बहुत सारी चीजें करना चाहता है, तो करना चाहता है तो जो दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के देश, दुनिया भर के विरोधी लोग जो एसेट्स क्रिएट करते हैं अलग अलग देशों में, वो एसेट सामने आता है और उन कार्यों को नहीं करने देता है। आप जहां से एग्जाम्पल खोजेंगे वहां आपको एग्जाम्पल सर मिल जाएगा। जिस फील्ड से एग्जाम्पल खोजेंगे उस फील्ड से एग्जाम्पल मिल जाएगा। आप उठा करके देख लीजिए, इस देश में कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका विरोध नहीं हुआ हो, और विरोध के केंद्र में वही एनजीओ, विरोध के केंद्र में वही रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले लोग, विरोध के केंद्र में वही साहित्य के बड़े बड़े पुरस्कार जीतने वाले लोग, जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जिन्होंने इस देश के गांव की जिंदगी जिया ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि इसके बनने से समस्याएं अगर 1000 लोगों को होगी तो 5 लाख लोगों को फायदा होगा। वो सिर्फ आते हैं और रोकना चाहते हैं। आप बताइए गुजरात में एक बांध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं हुआ? आप बताइए जितने हमारे यहां पावर प्रोजेक्ट लगे, कोई एक पावर प्रोजेक्ट बता दीजिए सर जिसका विरोध नहीं हुआ हो। एक सिंगल पैसा पावर प्रोजेक्ट बताइए, चाहे वो एनटीपीसी का लग रहा हो, कोयला वाला लग रहा हो, चाहे वो पानी वाला लग रहा हो, चाहे वो परमाणु वाला लग रहा हो, चाहे वो सोलर लग रहा हो, क्यों विरोध हो रहा है? एक तरफ आप कहेंगे कि दुनिया में यह व्यवस्था है, दूसरी तरफ आप ही आकर के कहेंगे कि इससे नुकसान हो जा रहा है। विकास हमेशा बलि लेगी, यह जान लीजिएगा आप सर। वह बलि कभी पर्यावरण की होगी, वह बलि कभी प्रदूषण की होगी, कभी प्रदूषण उससे फैलेगा, वह बलि कभी पैसे की होगी, वह बलि कभी जनहानि की होगी। विकास दुनिया में कहीं पे भी हो वह बलि मांगती है। बिना बलि दिए हुए विकास नहीं हो सकता है। कहीं पहाड़ कटेंगे, कहीं पेड़ कटेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी, कहीं नदियां रुकेंगी, कहीं जीव जंतुओं की हत्या होगा ही होगा। आप उसके बिना कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर इतनी बतौलेबाजी क्यों? जवाब ही नहीं किसी के पास। नहीं ठीक है, पेड़ नहीं कटना चाहिए। उनसे पूछ लो तुम्हारे बाप दादा ने तो सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों पेड़ लगाए, तुमने अपने गांव में जाकर के कितने पेड़ लगाए? मेरे पिताजी के बाबा ने अपने हाथ से 2500 पेड़ लगाए थे। 2500 पेड़। मेरे दादाजी ने 700 से अधिक पेड़ लगाए। मेरे पिताजी ने 400-500 पेड़ लगाए। मैं अभी 250-250 पेड़ पे ही अटका हुआ हूं। क्यों भाई? मैं तो टेक्नोलॉजी के जमाने का हूं, मैं तो सुविधा के जमाने का हूं, मैं तो समरसीबल के जमाने का हूं, मैं तो ट्यूबवेल के जमाने का हूं। तो वो तो रहट के जमाने के थे, जब बैलों से रहट बांध करके कुओं से पानी निकाला जाता था। मैं क्यों नहीं लगा पाया? और मैं अभी बैठ जाऊंगा दिल्ली के एसी कमरे में, चाहे नोएडा के, चाहे हैदराबाद के, चाहे बेंगलोर के, चाहे मुंबई के, चाहे किसी भी बड़े शहर के, और मैं पर्यावरण पे वो ज्ञान दूंगा। लीज स्मिथ ने ये लिखा, फलाने रॉबर्ट हार्बर्ट ने ये लिखा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाटुरो ने ये लिखा, फलाने ने वो लिखा, धिकाने ने वो लिखा, डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने ये कहा। इसको कहते सर दोगलपन, है ना?
हमें मौका है, हमारा पॉपुलेशन बढ़ गया है। अब प्रधानमंत्री कहेंगे 5 करोड़ पेड़ लगेंगे, ना यार पेड़ लगाने से क्या होगा, ये तो फका फलाना पैसे की बर्बादी है, पेड़ टिकता नहीं, पेड़ टिकता नहीं। अरे भाई 5 करोड़ लोगों ने पेड़ लगा दिए, तो 5 करोड़ मिलकर के उस पेड़ का संरक्षण कर दो 2 साल तक, फिर 5 करोड़ मिलकर के उस पेड़ का 5 साल संरक्षण कर दो, हो जाएगा काम खत्म। 5 करोड़ लोगों ने लगा के छोड़ दिया, तो 5 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी हो जाएगी, 5 करोड़ लोग तुम लगा दो, 5 करोड़ लोग, 5 करोड़ लोग हम लोग उसका संरक्षण कर देंगे। अल्टीमेटली का ऑक्सीजन नरेंद्र मोदी को चाहिए, राहुल गांधी को या अखिलेश यादव को ही चाहिए? धीरेन्द्र पुंडीर को, अविनाश सिंह को ऑक्सीजन नहीं चाहिए क्या? हम करते कुछ नहीं है सर, हम बातें बहुत करते हैं। समस्या इस तरीके से है। और ये जो अर्बन बुद्धि, अर्बन नक्सल, अर्बन व्यवस्था है, बेसिकली ये वही चीज को इंगित किया प्रधानमंत्री ने, जिस चीज को मैं कह रहा हूं कि भारत में कोई भी बड़ा काम हो, अगर उसका विरोध ना हो, कभी विपक्ष विरोध करता है, कभी विपक्ष विरोध नहीं करेगा तो ऐसे लोग विरोध करेंगे जिनका उससे कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन विरोध होगा। क्यों होता है विरोध? कभी उसके मूल में कोई नहीं जाता है। हाँ, लोग विरोध कर रहे हैं, जैसे किसान बिल आया, हाँ, हरियाणा पंजाब के कुछ किसान संगठन विरोध कर रहे हैं, वो बैठ गए हैं, धरने पे बैठ गए हैं, सारा कुछ हो गया है, अब इसको वापस हो जाना चाहिए, सरकार किसान विरोधी है। किस लिए सरकार किसान विरोधी है ये नहीं पता, वो बिल बहुत बेकार है। बिल किस लिए बेकार है? अरे बस बेकार है तो बेकार है, हमने कह दिया तो बेकार है। टिकैत सबसे बड़ा किसान है, कृषि वैज्ञानिक है, 550 यूनिवर्सिटी कृषि की उसने बनाई, 450 यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहा, उसने 5.5 करोड़ बीजों का संपादन किया वर्ल्ड में। उससे बड़ा किसान कौन हो सकता है? सारे एग्रो की जितनी बड़ी कंपनियां और टिकैत की तो है, उसको पता है, मान लिया हमने, हो गया वापस। अरे यार अब तो भाव ही नहीं मिल रहा है एग्रीकल्चर का, यार बड़ी स्थिति खराब है, इसकी स्थिति खराब है, उसकी स्थिति खराब है। अरे मतलब चित्त विपट पट चित्त सब अपना अंटा मेरे बाप, एक थोड़ी चलता है इसे सर। आपको कुछ न कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कुछ न कुछ अचीव करने के लिए, और सब करते हैं। एक बच्चा डॉक्टर बनता है तो वो भी करता है, एक बच्चा फॉरेन में पढ़ता है तो वो भी करता है, एक बच्चा कुछ नहीं करता तो भी करता है। वो तब सेक्रीफाइस नहीं किया रहता तो बाद में करता है। जी, आप तो समस्याओं की जड़ में चले गए। जनता आपके साथ जुड़ना चाहती है, आपके उसको कि जो पीएम कल बोले और उसके बाद लोग निकल निकल के आ गए, वो किसको संबोधन था वो। और काकरोचों के साथ आधे तो कह रहे ये काकरोच ही होंगे भाई, जो दिमागी नक्सल होंगे वो कहेंगे ये हमारी पार्टी है। और दिमागी नक्सल चूंकि चिदम्बरम कह चुके, चिदम्बरम काकरोच तो नहीं बने थे लेकिन अब वो दिमागी नक्सल बन गए। तो ये सब घेर किसको रहे, मतलब देश के लिए जो तीन लोगों को मैं एकदम स्पेसिफिक बता दूंगा। प्रधानमंत्री ने 3 लोगों की तरफ इशारा किया। अगर आपने पूरा भाषण देखा होगा तो प्रधानमंत्री की दो बातें बहुत पॉपुलर रही। एक बात ये रही, ऑनलाइन कोचिंग हम खोलेंगे। ये कौन लोग हैं? ये तो दिमागी नक्सल हैं। ये ऑनलाइन कोचिंग माफिया दिमागी नक्सल हैं। अब देखिए ना, आपस में जूतम पैजार लत्तम पैजार हो रही है एक दूसरे का। 4 ग्रुप बना हुआ है, वो उसको गरियाता है, वो उसको गरियाता है कि तेरी फीस कम हो गई, तेरी फीस ज्यादा हो गई, तेरी फीस 200 नहीं है, तेरी फीस 400 नहीं है। यही तो दिमागी नक्सल है कि आप 8,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 70,000 रुपया फीस लो और पूरे मीडिया चैनल केबीसी से लेकर के सारे चैनल पे घूम घूम करके कहो कि मेरी सबसे कम फीस है इसलिए मुझे बम मार देते हैं लोग, 200 रुपए में पढ़ाता हूं। एक तो ये है दिमागी नक्सल। क्या करते हैं आप, कभी कभी इनकी ऑनलाइन कोचिंग वालों की कोचिंग क्लासेस में आप बैठ जाइए, ये 50 मिनट की क्लास में 15 मिनट पढ़ाते हैं और 35 मिनट राजनीति बतियाते हैं। वो सबको मैंने देखा, वो सब और दोनों तरफ बतियाने वाले हैं। आपने एक चीज नहीं ध्यान दिया होगा सर, जैसे प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन कोचिंग खोलने की बात करी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, उसके बाद ये सारे कोचिंग वालों ने वीडियो बनाया है, आप जाकर के देख लीजिए। सब ऑनलाइन कोचिंग वालों ने वीडियो बनाया। कोई कह रहा हम तो चाहते हैं, हम तो सहयोग करेंगे, कोई कह रहा है कि ये हो ही नहीं सकता, कोई कह रहा है कि इंप्लीमेंट ही नहीं होगा, कोई कहता है कि ऐसे ही नहीं होगा, वैसे ही नहीं होगा। हमने कहा, हमने चिदम्बरम को भी सुना है, हमने शरद पवार की बिटिया को भी संसद में सुना है, हमने बहुत लोगों को सुना है कि गांव वाला 7 रुपए 50 पैसे में सब्जी अपना कैसे बेचेगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। बेच रहा है ना, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? और आपको जान करके हैरानी होगी सर, हमारे देश से हजारों करोड़ रुपया एटीएम
मास्टर कार्ड, मास्टरियो कार्ड और वीजा कार्ड के नाम पे दुनिया ले जाती थी, अमेरिका ले जाता था। क्योंकि एक और आश्चर्यजनक चीज बता देता हूं, इस देश में, हमारे देश में जितनी भी एटीएम यूज होते थे, जितने भी एटीएम यूज होते थे, दुनिया की 16वीं सबसे बड़ी आईटी कंपनी एनसीआर उसका नेटवर्क और उसकी पूरी मशीनरी बनाती थी। उस कंपनी का नाम है एनसीआर, वो आज भी 16वें 17वें नंबर पे दुनिया की आईटी कंपनी है। अब कोई भी कंपनी का एटीएम यूज करिए, उसको बनाने वाली कंपनी का नाम एनसीआर हुआ करता था। और जितने भी ट्रांजैक्शंस होते थे उस एटीएम के थ्रू, उस नेटवर्क के थ्रू, वो सारा का सारा पैसा जो है वो अमेरिका जाता था, जिसको हम भी अपनी जेब से पे करते थे, बैंकिंग सिस्टम भी पे करता था और आरबीआई भी पे करता था। वो 3 जगह से पैसा लेकर के जाते थे। आज फोन पे और पे एटीएम और ये यूपीआई आने के बाद ये सिस्टम बंद हो गया है, धीरे धीरे कम हो गया है। धीरे धीरे वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड की उपयोगिता कम हो गई है जब से रुपे कार्ड आ गया। एटीएम कार्ड की उपयोगिता कम हो गई है, जबकि इसकी उपयोगिता बढ़नी चाहिए थी, कम हो गई है। आप इसको इस तरीके से जोड़ करके देखिए सर। एक और दूसरे को जो प्रधानमंत्री ने इंगित किया वो समझ लीजिए। आपने देखा होगा कुछ आंदोलनजीवी हैं जिनको प्रधानमंत्री ने कभी आंदोलनजीवी कहा था, उन्हीं सेम लोगों को इस बार प्रधानमंत्री ने क्या कहा सर? दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल कहा। ठीक, ये दो वर्ग। और तीसरा वो वर्ग जो इनके चपेट में है, चाहे वो घर के माँ बाप हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो कोई संस्थान हो। इन 3 लोगों को स्पेशली कहा इन्होंने। अब देखिए दिमागी नक्सल कैसे होते हैं। दिमागी नक्सल झारखंड नहीं जाते हैं, दिमागी नक्सल सिर्फ यहीं आते हैं। आप बताइए ना, झारखंड पे क्या सोनाक्षी सिन्हा ने कोई वीडियो बनाया? नहीं बना। क्यों नहीं? वो बच्चे नहीं है? नहीं, वो वैसे भी पटना की है बराबर में, तो रांची उन्हीं का पार्ट था। हाँ, जैसे एक बहुत बहुत सिंपल सी बात, चलो अखिलेश यादव नहीं बनाएंगे, समझ में आता है, तुमने क्यों नहीं बनाया? बॉलीवुड में अच्छा मान लीजिए, चलो सबको छोड़ दीजिए, सचिन तेंदुलकर ने भी एक इशारे में वीडियो बनाया, तो सचिन तेंदुलकर ने क्यों नहीं वीडियो बनाया? झारखंड पे बनाना चाहिए था ना, एक नहीं बनाना चाहिए था। चलो सलमान खान ने बहुत कुछ ना कहते हुए एक वीडियो बनाया था, उसको भी तो एक वीडियो बना देना चाहिए था ना। है? अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी तो इतने बड़े क्रिकेटर हैं, वो रांची से ही आते हैं, वहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, स्टूडेंट उनको बहुत फॉलो करते हैं, उनको तो एक वीडियो बनाना चाहिए था। छोड़ दीजिए सबको, क्यों नहीं बना वीडियो? क्यों नहीं आया इस पे कोई भी बॉलीवुड का? अच्छा, वो जो एक एक्टर है, क्या नाम है उसका, नसरुद्दीन शाह, वो तो कह रहा था मुंह में सबके हड्डी है इसलिए नहीं बोल रहे हैं। तुम्हारे मुंह में क्या है भाई? तुम्हारे मुंह में क्या चला गया है? साउथ के कई सारे एक्टरों ने बोला, क्या किसी ने बोला? प्रकाश राज ने क्या बोला? 2 शब्द वहां पे भी बोल देते। इसको कहते हैं दिमागी नक्सल। ये है असली दिमागी नक्सल सर, जो दिमाग से खेलते हैं, जिनके दिमाग में नक्सलीपना पैदा हो गया है, जिनके दिमाग में अराजकता पैदा करना हो गया है। नक्सल का सिंपल सा एक शब्द होता है अराजकता पैदा करना, किसी व्यवस्था के खिलाफ, व्यवस्था को धक्का बताते। प्रधानमंत्री ने एक चीज और कही कि जंगल के नक्सल तो खत्म हो गए, तो यानी कि मतलब अब शहर वाले नक्सल खत्म होंगे। अर्बन नक्सल में थोड़ा सा वजन कम आ रहा था, कई बार यूज हो गया था, तो उन्होंने कहा कि दिमागी नक्सल है। दिमागी नक्सल और अर्बन नक्सल में कोई अंतर नहीं है, इक्वलिटी आप कर सकते हैं। ये था प्रधानमंत्री के मेन मोटिव कहने का। और ये दिमागी नक्सल कई सारे भेष में है, टीचर के भेष में है, एनजीओ के भेष में है, और बहुत सारे भेष में, एक्टर के भेष में है, पॉलिटिशियन के भेष में है। इनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि देश इस समय शेप ले रहा है ना। और कोचिंग की बात कर रहा हूं ना, अब देखिए कोचिंग वाली जो बात है उस पर भी मैं 2 पॉइंट अपना कह देता हूं। प्रधानमंत्री से थोड़ा सा मेरा अलग हल्का सा मत है। कोचिंग तो 6 महीने में बंद हो जाएगी, ये जितना कोचिंग माफियागिरी है सब बंद हो जाएगी। लेकिन आप जब कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए तो आपको टीचर पे फोकस करना है,
और स्टडी मटेरियल पे फोकस करना है। टीचर आप 30,000, 50,000, 1 लाख वाला लाएंगे तो नहीं पढ़ा पाएगा। आप मुंहमांगी कीमत पे लाइए। 200-250 टीचर लगेंगे टोटल, सब भाषा वाषा सब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के मिला करके ऑनलाइन के लिए। सर ऑनलाइन में तो ऐसा है नहीं, बच्चे बैठेंगे तो ऑनलाइन अपने मोबाइल में देखेंगे, एक टीचर पूरे देश को पढ़ा देगा एक सब्जेक्ट, ठीक है। भाषा में प्रॉब्लम आएगी तो 200-250 टीचर मान लीजिए। एक टीचर का पैकेज 50-60 लाख से कम का नहीं साल का होना चाहिए। ये मत देखिए कि राष्ट्रपति से अधिक तनख्वाह है कि प्रधानमंत्री से अधिक तनख्वाह, ना 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 भाई। आप 50-40 हजार, 1 लाख वाला, 1.25 लाख वाला टीचर लाएंगे तो पढ़ाएगा ही नहीं, भाग जाएगा। और ब्यूरोक्रेसी को अगर ये काम आप दे देंगे सिलेक्शन का, तो ब्यूरोक्रेसी उनको पक्का भगा देगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स की जो पहली परिभाषा होती है कि सरकार का क्या फायदा और सरकार का पैसा कैसे बचे। ब्यूरोक्रेट तो लेके जाएगा, सर देखिए एक 50,000 मांग रहा था, ये हम 30,000 वाला इलाज 30,000 में ही पढ़ा देगा, हम आपका 20,000 बचा दिए, हमारा नंबर थोड़ा आगे घसका दीजिए, हम इस वाले पद पे थोड़ा और आगे वाले पद पे चले जाएं। उसके बस का नहीं है। जैसे सर अगर मान लीजिए कि अविनाश सिंह 3 लाख रुपया फिटजी में पाते हैं, या किसी भी आकाश कोचिंग में, किसी भी कोचिंग में पाते हैं, अविनाश सिंह जब मैदान में आएंगे तब मामला जमेगा। वो आप कितना बड़ा प्रोफेसर लेकर के चले आइए, 5 गोल्ड मेडल और पद्म पुरस्कार जीता हुआ और कोई जीता हुआ, उससे नहीं फर्क पड़ने वाला है ना। अविनाश सिंह ही चाहिए उसको। और अविनाश सिंह कब आएंगे? जब आप उसको 3.5 लाख रुपया देंगे तब। और ब्यूरोक्रेट्स सिलेक्शन प्रोसेस में रहेगा तो कभी 3.5 लाख रुपया महीना देने के लिए तैयार नहीं होगा। आप दे दीजिए ना, ज्यादा खर्चा नहीं है सर, 600-700 करोड़ रुपए का साल भर का खर्चा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना नहीं है, हर जगह नेट अवेलेबल है, डेटा सस्ता अवेलेबल है, सब बच्चों के पास मोबाइल अवेलेबल है, वहां तक आपको कुछ करना नहीं है। आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है, यूट्यूब चैनल लॉन्च करना है, फेसबुक चैनल लॉन्च करना है, काम शुरू। कितना बड़ा काम है। प्लेटफॉर्म आपके पास, जितने बड़े शहर हैं वहां आप प्लेटफॉर्म बना दीजिए। सरकारी बिल्डिंगें आपके पास एक से एक खाली पड़ी हैं, अब बनाइए वहां लाइव कैमरा एक्शन फोकस। मास्टर 3 लाख जो पाता था 3.5 लाख पा रहा है, एकदम तुरंत आएगा, कहेगा हाँ सर एकदम आ रहे हैं आपके यहाँ, ये लीजिए साइन कर दिए, हाँ चलिए। अब साथ के साथ आप उसको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराइए, ऑनलाइन असिस्टेंस प्रोवाइड कराइए उसको, तब उनसे मुकाबला करेंगे, है ना सर। और नहीं तो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल वाली हालत हो जाएगी, ये जान लीजिए। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग, आपने तो बड़ा बढ़िया है, लेकिन आप देख रहे हैं एक चीज चल रही है, जैसे हम लोग नेहा बोरा को देख रहे हैं, एक नया मतलब वो धीरे धीरे इसमें कई सारी चीजें होते हैं ना कि कई बार हम लोग मथते हैं, मंथन चल रहा है राष्ट्र में, इस समय चल भी रहा है, क्योंकि एक तरफ हम जेट इंजन बनाने की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल भी दिख रहे हैं हमको जो बाहर हैं, जैसे रंका पहुंच गया और डरा दिया, इंस्पेक्टर को भी धमकाया, उसके बाद स्कूल वालों ने कहा साहब हम ठीक कर देंगे। इसके बाद फिर दिपके पहुंच गया अपने गांव, वो प्रिंसिपल को धमकाया पूरा, उन्होंने कहा साहब हम ठीक करते हैं। इसी तरह नेहा बोरा क्रांति की अलग जगाने अब जयपुर गई थी, अब आज हैदराबाद करेगी। तो ये जो अलग तरीके से उभर के आ रहे हैं, इसका मतलब इसका कोई रोक हो सकती है या इसका क्या होगा? क्योंकि ये लोग तो फिर जो एक, चूंकि व्यवस्था में सवाल तो जेन्युइन उभरेंगे, भाई सारे सवाल तो जेन्युइन है, क्योंकि स्कूलों में छत नहीं है तो नहीं है, वो तो दिख रहा है। तो उसका फायदा उठा के ये लोग जो पहले नक्सल, याद कीजिए 1967 का नक्सल बाड़ी में सिर्फ किसानों के पास वसूली के लिए वो लोग इकट्ठे होते हैं, चारू मजूमदार, और फिर कहता है गोली चलाओ बस, और कुछ नहीं, गोली मारो बस, तो वो लोग मानने लगते हैं उसकी बात। अब ये जो नया हुआ, जैसे प्रधानमंत्री, ये कांकरोच का एक सीजेआई ने किसी दूसरे संदर्भ में कांकरोच का, एक कांकरोच पार्टी होगी और लोग कांकरोच बनने के लिए चल दिए, फरिश्ता की बीन बजी, मैले कपड़े चल दिए साफ होने। उसी तरह से आपने देखा चिदम्बरम को देखा, चिदम्बरम जिस आदमी के समय 76 लोग, उसके समय सबसे ज्यादा हिंसाएं हुई, चाहे वो जिहादी आतंकवाद की रही हो, चाहे वो मुंबई का अटैक रहा हो, सब लोग उसके समय हुए। उसके समय में चिंतन लार में 76 इस देश में आज तक कभी एक साथ नहीं मारे गए हैं, वो और क्यों छोड़ दीजिए, वो भी एक रात में तो नहीं मरे होंगे जैसा उसके समय हुआ छत्तीसगढ़ में। वो आदमी आज कह रहा है कि मैं नक्सल हूँ, प्राउड हूँ, मतलब दिमागी नक्सल हूँ। महुआ मोहित्रा तो खैर कुछ भी हो सकती है, वो कुछ भी जो उसके मुंह में आता है वो कर देते। ये अब इसका सबको लेके आपको क्या लगता है फिर ये सिनेरियो किधर जा रहा है? क्योंकि मोदी साहब तो कह रहे मंच से
लेकिन अब ज्यादातर लोग मोदी साहब के जो नाराज हैं उनके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो कह रहे कि ये एक्शन नहीं ले रहे, माँ की गाली दी इनको, वो खुद गुस्से में, ये लोग हैं, मोदी जी गुस्से में नहीं आए, उन्होंने उनका इंजाम करने के दूसरे रास्ते ढूंढे, लेकिन उनके समर्थक और वो सब लोग वो भी एक दिन थक के चल देते हैं, कहते हैं कि यार आप सुन ही नहीं रहे हो, हालत ये हो जाती है कि कसाई, वो गाय जो है कसाई के खूंटे पे ही चली गई गुस्से में कि आज घास नहीं मिला। ये क्या बात है? देखिए, दो चीजें होती है, जनता और सरकार में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सरकार कुछ भी काम करेगी तो डेमोक्रेटिक तरीके से करती है, जनता डेमोक्रेटिक नहीं होती सर, आपने देखा होगा। तो एक्चुअली जनता डेमोक्रेटिक नहीं होती। जनता क्या सोचती है कि वो जब जैसे पूर्वांचल में या पहले मुंगेर वगैरह बिहार के बहुत सारे जगह में, देश के और बहुत सारे कोने में वो नहीं होता था कि आएगा बदमाश, आएगा चौराहे पे खड़ा होगा, 2 कट्टा निकालेगा, 2 फायर करेगा, उसके बाद सब गायब होता था ना, पूरी बाजार बंद, पूरी बाजार खाली। प्रधानमंत्री ये काम नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? कभी कर सकता था जब सिर्फ अखबारों के माध्यम से लोगों तक सूचनाएं पहुंचती थी और अखबार सरकारों के कंट्रोल में होते थे, है तब सरकार कर सकती थी। अब सरकार नहीं कर सकती है। अब सरकार इसलिए नहीं कर सकती कि आप कुछ भी करेंगे तुरंत वीडियो बन जाता है, तुरंत चीजें हो जाती, तुरंत मीडियाबाजी हो जाती, तुरंत बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, आप कहां कहां रोक लगा देंगे। आप नहीं कर सकते। आप इसको सिस्टमेटिक कर सकते हैं। और आपको एक बात और बता दूं सर, ये जितना कुछ कर रहे हैं ना नक्सली, ये स्कूल में चले गए, ये कर लिए, वो कर लिए, फिर ऐसे कर दिए, फिर वैसे कर दिए, ये वीडियो बन के आएंगे इसके केवल, आप समझ ही लीजिएगा। इसके सिर्फ वीडियो बनेंगे, ये 4-6 जगह पिटेंगे भी, ठीक, ये व्यवस्था नहीं सुधार पाएंगे कभी भी। लेकिन एक काम ये कर देंगे, सरकार के खिलाफ जो वैक्यूम बना होगा ना, उसको ये निकाल करके बाहर कर देंगे। अब ध्यान रखिएगा इस बात को, जो वैक्यूम बना रहेगा उसको निकाल करके बाहर कर देंगे। और जैसे ही वह वैक्यूम बाहर हो जाएगा, सरकार उस स्पेस को फिर से भर लेगी। अब मान लीजिए आप गांव चले गए, आप एक दिन हल्ला मचा लिए, मैं व्यवस्था सुधार दूंगा, मैं व्यवस्था सुधार दूंगा, सुधर जाएगा? व्यवस्था नहीं सुधरेगा। ग्रामीण स्कूल जो है वो कई सारी चीजों से संचालित होते हैं, ठीक। अब जैसे मेरे गांव में नेहा बोहरा आ जाए, हमारे यहाँ का प्रधान इतना मजबूत है कि पहले तो दौड़ा के मारेगा, सारे कैमरे बंद करवा के मोबाइल के। बस समझिएगा इसको। हो सकता है कि किसी और गांव में चले जाएं तो वहां रिकॉर्डिंग हो जाए, है? बिल्डिंग ऐसा नहीं कि सरकारी स्कूलों में नहीं, बहुत सारे सरकारी स्कूलों में बिल्डिंग है, एक से एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक से एक बढ़िया चीजें, एक से एक बढ़िया व्यवस्थाएं, बढ़िया बातें। लेकिन इसको खराब किसने किया है? इसको खराब किया है ब्यूरोक्रेसी ने, इसको किसी सत्ता ने नहीं खराब किया। सरकार तो चाहती है बच्चे पढ़ें। भाई सरकार का क्या फायदा कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं? क्या वो टैक्स देते हैं? प्राइवेट स्कूल नहीं देते हैं टैक्स, वो भी टैक्स नहीं देते हैं। टीचर भी ठीक ठाक हैं स्कूलों में, ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही टीचर गायब है, उतने बच्चे नहीं है, इसीलिए तो इतने हजारों हजार स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। तो जब तक स्थानीय लेवल पे लोग इसको लेकर के सचेत नहीं होंगे, कोई जाकर के फोटोबाजी कर दे, मीडियाबाजी कर दे, यह कर दे, वो कर दे, तो उससे नहीं कुछ होने वाला है। और ये मैं तो बहुत पहले से कहता हूं कि भाई 12वीं तक में लोग प्राइवेट में पढ़ाना चाहते हैं, 12वीं के बाद अचानक से सरकारी में पढ़ाना चाहते हैं, तो समस्या कहां है? आप डीपीएस में पढ़ाना चाहेंगे ना 12वीं तक अपने बच्चे को, या किसी कॉन्वेंट स्कूल में या किसी इस तरीके के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे सर ना। लेकिन उसके बाद आप बीएचयू में पढ़ाना चाहेंगे, डीयू में पढ़ाना चाहेंगे, आईएम में पढ़ाना चाहेंगे, आईआईटी में पढ़ाना चाहेंगे, एनआईटी में पढ़ाना चाहेंगे, लॉ किसी गवर्नमेंट कॉलेज से कराना चाहेंगे। क्यों अचानक गवर्नमेंट कॉलेजेस अच्छे हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी अच्छी हो जाती है? कभी बात किया क्या किसी ने इस पर? आप देखिए अचानक से कैसे अच्छा हो जाता है। अच्छा चलिए, आप किसी भी व्यक्ति के अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए मैं 2 ऑप्शन देता हूं। आप अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे कि आप दिल्ली पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे? आदमी क्या आंसर करेगा? डीपीएस। डीपीएस में पढ़ाना चाहेगा। आप एमआईटी यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहेंगे कि आप डीयू यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहेंगे?
डीयू में पढ़ाएंगे सब। क्यों? अब प्राइवेट खराब हो गया, अब सरकारी अच्छा हो गया। 12वीं के बाद कैसे अच्छा हो जाता है? खट से, तुरंत, एकदम फटाक से सब कुछ बदल जाता है। दिल, जज्बात, एजुकेशन, शिक्षा, सरकार सब बदल जाती है। कैसे? इस पर मंथन होना चाहिए। क्यों कोई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी के तरह नहीं पढ़ा पाता है? अब कुछ लोगों का इसमें तर्क होगा कि चूंकि वो संस्थानों में सब क्रीम बच्चे जाते हैं, बस क्रीम बच्चे जाते हैं, इसी वजह से वो अच्छा हो गया। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, टीचर अच्छे हैं, सुविधाएं अच्छी हैं, व्यवस्थाएं अच्छी हैं, तब वो अच्छा है, ऐसे नहीं अच्छा हो गया। और भी बहुत सारी चीजें अच्छी हैं। पुराने आईआईटी क्यों अच्छे हैं? क्योंकि किसी संस्थान को बेहतरीन संस्थान बनने में समय लगता है। बिल्डिंग बना देने से कोई संस्थान बेहतर नहीं बन जाता। आप सोचिए, आप किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से अपने बच्चों को एमबीबीएस कराना चाहेंगे कि आप किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज से कराना चाहेंगे? ज्यादातर तो सरकारी मेडिकल कॉलेज को ही चूज करते हैं। केजीएमसी करेगा, एम्स करेगा, या दूसरे सबसे बड़ा तो एम्स में ही होता है। अब आपके पास एक सवाल आएगा सर कि पैसे की वजह से, चलिए पैसा किनारे करते हैं, आप रैंकिंग उठाइए, कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जो इंडिया में रैंक करते हैं? 1 से लेकर के 10 तक अगर मेडिकल कॉलेजेस की बात कर जाए तो कितने प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें? नहीं होंगे, एक भी नहीं, एक भी नहीं। आप एम्स से उठा करके जब चलेंगे सर, तो 2-3 एम्स आ जाएंगे, उसके बाद लखनऊ का आ जाएगा, पीजीआई आ जाएगा, इसी तरीके से हैदराबाद का कॉलेज आ जाएगा, देश भर के पूरे मेडिकल कॉलेजेस आ जाएंगे। कैसे आ जाते हैं सब? ये सब कैसे अच्छे हो जाते हैं अचानक से? बीएचयू आ जाएगा। इस पे मंथन करने की जरूरत है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो 12वीं तक की शिक्षा व्यवस्था है उसमें अभूतपूर्व सुधार। अब जैसे उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम प्राइमरी स्कूलों में टेंट, बेंच, ब्लैक बोर्ड्स की व्यवस्था, टाइल्स की व्यवस्था, सब कुछ हो गई है। बच्चे नहीं है, खिचड़ी भी बन रही है, ड्रेस भी बन रहा है, वजीफा भी बन रहा है, टीचर भी हैं, बच्चे नहीं है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ने इतने घटिया तरीके से 12वीं तक के स्कूल को ऑब्जर्व करके रखा, इतने घटिया तरीके से उसको चलाया कि पूछिए मत। अब जब 12वीं के बाद के जो सरकारी संस्थान है उसमें ब्यूरोक्रेसी की दखलंदाजी बहुत कम है। किसी डिग्री कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में डीआईएस नहीं चला जाएगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी, कोई शिक्षा अधिकारी जाकर के वहां पे वाइस चांसलर को कुछ नहीं कर सकता है। आप समझिएगा इस चीज को सर। लेकिन जो नीचे की व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं में सरकारी ब्यूरोक्रेसी को पता ही नहीं ना। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। हर गांव में आपने प्राइमरी खोल दिए, आपने कोई सर्वे किया क्या कि इस गांव की पॉपुलेशन कितनी है और यहाँ कितने नंबर आप स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं? हमने बिल्डिंग बना दी, खोल दिया, कुछ विश्व बैंक से पैसा आ गया, कुछ इधर उधर से पैसा आ गया, कुछ सरकार ने पैसा लगा दिया, कुछ केंद्र ने लगा दिया, कुछ राज्य ने लगा दिया। आपने खोल दिया बिल्डिंग, बना दी बिल्डिंग, पानी की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं कर दी, बाउंड्री करा दिया, सब कुछ करा दिया। लेकिन आपने सर्वे किया कि इस गांव की अगर पॉपुलेशन मात्र 400 है तो यहाँ कितने बच्चे मिलेंगे कि ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ेंगे? उसके सापेक्ष आपने जूनियर कॉलेज कितने खोले? कितने जूनियर है सर? आप उठा करके ग्रामीण व्यवस्था में देखिए कि 5 गांव के बीच में कितने सरकारी जूनियर स्कूल हैं। बहुत कम। प्राइमरी में अपने गांव तक बच्चा पढ़ गया, अब जूनियर में कहां पढ़ने जाएगा? और उसी के सापेक्ष इंटर कॉलेज कितने हैं? मैं बता रहा हूं ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है, ये भी समझिए। केवल मैं सोचने पे नहीं लोगों को छोड़ रहा हूं। क्या प्राइमरी के सापेक्ष जूनियर हैं? नहीं है। तो आपने ये क्यों नहीं किया कि गांव ए जो बी से सटा हुआ है, ए में प्राइमरी स्कूल होगा और बी में जूनियर होगा। दोनों गांव के बच्चे 5 साल इस गांव में पढ़ने आएंगे और 5 साल के बाद दोनों ही गांव के बच्चे उस स्कूल में पढ़ेंगे। और फिर 3 गांव के बीच में एक इंटर कॉलेज क्यों नहीं खोला कि अब तीनों गांव के बच्चे मिलकर के उस इंटर कॉलेज में जाएंगे पढ़ने, और जब इंटर में पढ़ने जाएंगे तो उसके बाद उनकी व्यवस्था जहां लेकर के जाना चाहते हैं वहां लेकर के जाएंगे। आपने क्यों नहीं खोला? आप अपने गांव पहुंच जाइए सर, अभी मन में
प्राइमरी गिन लीजिए, जूनियर गिन लीजिए, इंटर गिन लीजिए, कितने हैं? जो 5वीं तक पढ़ा वो 7वीं 8वीं 9वीं नहीं पढ़ेगा, तो पढ़ेगा तो कहां पढ़ेगा? तो अभिभावकों ने एक काम किया, क्या किया? भैया हमको एक लाइन से पढ़ाना है कि हमारा बच्चा एलकेजी यूकेजी में पहुंचे, चाहे पहले पुरानी वाली गदहिया गोल में पहुंचे, अल्ली बे वाली गोल में पहुंचे, यही होता था ना एलकेजी यूकेजी पहले, उस गोल में पहुंचे तो वहां से पढ़ करके इंटर तक एक ही तारतम्य से पढ़ता हुआ जाए, सेम तारतम्य से पढ़े। डीपीएस में मेरा बच्चा क्लास 1 से पढ़ेगा, क्लास 12 तक पढ़ेगा। सरकार के पास ऐसी कितनी व्यवस्थाएं हैं कि बच्चा क्लास 1 से पढ़ेगा तो 12वीं तक इसी व्यवस्था में पढ़ेगा? कितना है? बात करने वाला है कोई? कोई नहीं बात करने वाला। आप जितने भी कॉन्वेंट स्कूल देखेंगे वो कोई 5वीं तक नहीं चलता है। बताइए कोई चलता हो तो? नहीं, ज्यादातर तो 12th तक ही रखते हैं। कुछ छोटे शहरों में होते थे पहले 5वीं तक, वो प्राइमरी मॉन्टेसरी स्कूल। आप बताइए आपका प्राइमरी स्कूल कितने ऐसे हैं कि जो 12वीं तक चलते हैं? प्राइमरी तो ज्यादातर मैंने देखा 5th तक ही रहते हैं, या 8th तक मैक्सिमम, जैसे 5th है। कुछ वाले में वो डबल वाले जोड़ करके 8वीं तक कहीं कहीं बना दिए। क्यों बच्चा पढ़ाएगा कि पहले इसमें पढ़ाएं, फिर इसमें से निकाल के उसमें पढ़ाएं, फिर उसमें से निकाल के उसमें पढ़ाएं? क्यों करेगा कोई आदमी इस बात को? आपने क्यों नहीं 5 गांव के बीच में एक बढ़िया स्कूल बनाया? 5 गांव के बीच में सर, 4 गांव 5 गांव के बीच में एक बढ़िया स्कूल बनाइए जिसमें प्राइमरी भी हो, जूनियर भी हो, इंटर भी हो, काम खत्म। बनाया ही नहीं आपने, क्योंकि आपके देश की ब्यूरोक्रेसी इतनी घटिया है कि उसको एजुकेशन के बारे में सोचने का मौका ही नहीं, सोच ही नहीं सकती, उसके बाद दिमाग ही नहीं, बुद्धि ही नहीं है ही नहीं। मैं कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं बहुत बेसिक बात कर रहा हूं। आप क्या चाहते हैं कि आपका लड़का एमबीबीएस फर्स्ट ईयर किसी कॉलेज से पढ़े, एमबीबीएस सेकंड ईयर किसी कॉलेज से करे और इंटर्नशिप करने किसी दूसरे देश में जाए? आप चाहेंगे ये बात? आप चाहेंगे कि आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाएं जहां ब्लड टेस्ट हो, और फिर दूसरे हॉस्पिटल में जाएं जहां पे किडनी का टेस्ट हो, और तीसरे हॉस्पिटल में जाएं जहां आंख का टेस्ट हो? आप चाहेंगे ऐसा क्या? आप ऐसा चाहेंगे क्या कि एक डॉक्टर आए वो मेरा ऑपरेशन करे और फिर तीसरे हॉस्पिटल में मैं जाऊं और वहां पे मुझे दवाई मिले? आप चाहेंगे? नहीं चाहेंगे आप। शिक्षा में कैसे आप मान लिए कि सब चाहेंगे? हम तो चाहते हैं कि प्राइमरी के स्कूल में हमारा बच्चा पढ़े, लेकिन हमको बताओ 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कहां पढ़ेगा? फिर से हमको स्कूल ढूंढना पड़ेगा। और जिस शिक्षा व्यवस्था से वो निकल करके आया, चाहे इंग्लिश मीडियम है चाहे हिंदी मीडियम है, जिस पैटर्न से निकल कर आया है, अगर बच्चे को वही पैटर्न का स्कूल नहीं मिला तो बच्चा डिमोरलाइज हो जाएगा। नोबडी कैन टॉक दिस, कोई बात नहीं कर रहा इस पे। तो सवाल है कि फिर इसका मतलब तो सरकार पूरी तरह फेल है, इस तरह का है, क्या कहें इसको? पूरी तरीके से एजुकेशन व्यवस्था में जो प्राइमरी की एजुकेशन व्यवस्था है, सारी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार फेल है इसमें, सब टोटल 100% फेल है। अच्छा, आपको अब दूसरा एग्जांपल भी दे देता हूं ना, सरकार के यहां दूसरा एग्जांपल भी ले लीजिए आप, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे तो मैं दे देता हूं। सरकार के स्कूल बताइए जो पॉपुलर है देश में, और क्यों है? सरकार के 2 स्कूल हैं जो 1 से लेकर के 12वीं तक के हैं, एक केंद्रीय विद्यालय, एक जवाहर नवोदय विद्यालय। क्यों पॉपुलर है भाई? मारामारी है एडमिशन के लिए। क्यों है मारामारी एडमिशन के लिए? बता दीजिए सर। आप कह दीजिए कि कहीं केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय में सीट नहीं भरी है, बता दीजिए आप, एक तो बताइए। और किस जिले में नहीं है केंद्रीय विद्यालय भारत के और जवाहर नवोदय विद्यालय? सब जिले में है कि नहीं है? मार क्यों है वहां एडमिशन के लिए? क्यों मार मची हुई है वहां एडमिशन के लिए? एंट्रेंस टेस्ट होता है, जुगाड़ लगता है, सोर्स लगता है। सरकार ने तो मंत्री का कोटा भी खत्म कर दिया। एक बड़ा नरक होता था, 10 ठो एडमिशन मिलता था सांसद के लिए, और वो सांसदों के लिए क्या 5000 चिट्ठी लिख करके चली जाती थी, सांसद किसको मना करे किसको रखवाए, होता था। आप एक केंद्रीय विद्यालय बताइए जिसमें एडमिशन के लिए मार नहीं मची हुई है, वो चाहे आजमगढ़ का केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे वीरभूमि का केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे लखनऊ का केंद्रीय विद्यालय हो, और चाहे गुजरात के किसी डिस्ट्रिक्ट का केंद्रीय विद्यालय हो। एक जवाहर नवोदय विद्यालय बताइए जिसके यहाँ एडमिशन के लिए मार न मचाया हो पेरेंट्स, एक सिंगल।
सब जगह मार मची हुई है, नया खुल रहे हैं वहां पे भी मार मची, क्यों मची हुई है? क्योंकि एक शिक्षा मिल रही है उसको 1 से लेकर 12वीं तक। कोई ऐसा है क्या जवाहर नवोदय विद्यालय और कोई ऐसा केंद्रीय विद्यालय है क्या जो 5वीं तक केवल पढ़ाई करवाता है? नहीं, सब 12वीं तक कराते हैं। वही सरकारी स्थिति सही हो गई, वही सरकार के लोग, चुने हुए लोग, वही सरकारी व्यवस्थाएं कैसे अचानक अच्छी हो गई? हमने इस देश को साक्षर करने के लिए ब्लंडर किया, और उस ब्लंडर का जब परिणाम आ रहा है तो लोग कराह रहे हैं। आखिरी सवाल बताइए सर, ये तो ठीक है कि क्या ये फिर इसका मतलब है कि मोदी एंड उनको हटना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो सब जगह सारे सांसदों ने ये सब कर दिया भाई। अभी पप्पू यादव भी पहुंच गया है पटना में कि बीपीएससी कैंसिल करो, तो वही कारण बैठेगा। फिर अभी आपने देखा, मैंने कहा कि नेहा बोरा घूम रही है तमाम जगह पर, तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तो क्या ये 29 का जो चुनाव है, ये मोदी जो बात कर रहे हैं उसमें वो खुद उन्हीं के में अंदर कमी है? इसका मतलब तो ये है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना उनके पास कोई विजन है। इन स्कूलों को वो ठीक नहीं कर पाएंगे तो फिर बेसिक व्यवस्था ही ठीक नहीं होगी, तो उनके पास होने का कोई मतलब नहीं रहेगा। देखिए, ये ब्लंडर हो चुका है ऑलरेडी, ये नया ब्लंडर नहीं है। इस ब्लंडर के सबसे बड़े जननायक थे हमारे देश में कपिल सिब्बल। ठीक, इस ब्लंडर को सही करने की जरूरत है, और इस ब्लंडर को सही करने के लिए आपको ब्यूरोक्रेसी को इस ब्लंडर से बाहर हटाना पड़ेगा। समझिए आप? हां, इस तरीके की व्यवस्थाओं को अगर आपको एक्चुअली सही करना है, एक्चुअली सही करना है, जैसे मान लीजिए कि कोई दूर दराज का गांव है 2-4-5 किलोमीटर का, आप वहां खोल दीजिए यार, चलिए ठीक है, वहां स्कूल आपने गांव में खोल दिया, थोड़े ही बच्चे हैं, कोई बात नहीं, समझ में आया। भैया जहां 1 किलोमीटर के बीच में, 2 किलोमीटर के बीच में 8 गांव है, वहां हर गांव में स्कूल कहां खोल दिए भाई? किस बात के लिए? और सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है सर। ये बोनो बोरा पोरा, ये जो जिनको जितना घूमना घामना है, इनको घूमना है, उनको घूमना है, वो घूमे घामे, सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। लेकिन ये जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, ये प्रिंसिपल को धमका दिए, उसका फोटो खींच लिए, उसका वीडियो बना लिए, उससे व्यवस्था समझ जाएगी? तो नहीं समझने वाली है। ये काकरोचों के सोच से बाहर की चीज है, क्योंकि काकरोच जिस सोच को मैं बता रहा हूं, उस सोच पे काकरोच कभी बात ही नहीं कर सकते हैं, वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। मैंने दोनों बताया सर, प्रॉब्लम भी बताया, सोल्यूशन भी बताया। ये सोल्यूशन नहीं बताते, ये केवल कहते धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दे, या धर्मेंद्र प्रधान संघी इस्तीफा दो, दिया, दूसरा बड़ा संघी आ गया। उससे क्या हो गया? सरकार जाने वाली? कुछ नहीं होने वाला। 29 में फिर मोदी आने वाले हैं, ठीक है ना? 27 में फिर योगी आने वाले हैं, है ना? लेकिन जो व्यवस्था सुधार की बात है जहां तक, तो वो तब सुधरेगा जब आप यहां से आप ब्यूरोक्रेसी को पहले हटाइए, शिक्षाविद लेकर के आइए, और जो जानकार है, ठीक है, मैं तो फ्री में दे दूंगा कंसल्टेंसी सरकार को, सरकार पूछे, और सरकार, मैं जो बता रहा हूं, सरकार उसका पायलट प्रोजेक्ट करा ले बस, एक जिले में, एक जिला छोड़ दीजिए, एक ब्लॉक में करा ले बस। जैसे एक है ना सर कि मैंने कहा कि 12वीं तक समस्या है, 12वीं के बाद समस्या क्यों नहीं है? तो मैंने बताया कि समस्या इसलिए है, और मैं ये तो कहा नहीं कि सरकारी सब बेकार हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय क्यों बढ़िया है? वो इसलिए बढ़िया है क्योंकि एक ही जगह 1 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई होती है। आप जितने प्राइमरी स्कूल हैं, जूनियर स्कूल हैं, बंद करिए इनको, और एक जगह व्यवस्था दीजिए बच्चे को 1 से लेकर के 12वीं तक। मार हो जाएगी सर एडमिशन के लिए। अब बना करके देखिए ना। अब एक और चीज देख लीजिए दर्शक, एक और चीज समझ लें, हमारे पास जो इंटर कॉलेज है वो सिर्फ इंटर कॉलेज है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बस खत्म। एक सरकारी इंटर कॉलेज सही स्थिति में नहीं है सर। आप अपने जमाने में जिस इंटर कॉलेज में पढ़े होंगे, आप जाकर के उठा करके स्थिति देख लीजिएगा आप। हाँ, इंटर कॉलेज थोड़े बहुत अच्छे कौन होंगे, जहां पे उसी इंटर कॉलेज से एसोसिएटेड डिग्री कॉलेज भी एक होगा, तब थोड़ी सी व्यवस्था उसकी सही होगी। ये सिर्फ प्राइमरी की समस्या नहीं है। अब जितने सरकारी इंटर कॉलेज देख लीजिए, डीएवी देख लीजिए आप उठा करके, गांधी इंटर कॉलेज देख लीजिए आप उठा करके, हिंदू इंटर कॉलेज उठा करके देख लीजिए, जितने भी इस नाम से कॉलेजेस चलते थे, या आत्माराम सनातन धर्म, या जगत मूल, या
फलाने सेठ, जितने कॉलेज आप उठा करके देख लीजिए, इंटर कॉलेज, सबकी स्थिति खराब है, एक सिंगल इंटर कॉलेज अच्छा नहीं है। और गवर्नमेंट से पेमेंट लेने वाले इंटर कॉलेज की बात कर रहा हूं, प्राइवेट की बात ही नहीं कर रहा हूं। प्राइवेट तो बंद हो गए। जो सिर्फ प्राइवेट इंटर कॉलेज चलते थे, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं प्राइवेट, वो बंद हो गए। प्राइवेट भी किसी को स्कूल अगर चलाना है तो उसको 1 से 12वीं तक चलाना पड़ेगा। समस्या साला कोई सुन ही नहीं रहा इस देश, सब अपनी गा रहे। तो मैं चैलेंज के साथ करता हूं, किसी भी दर्शक से मैं एक चैलेंज के साथ करता हूं, आप जाइए जहां 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की पढ़ाई होती थी, वो इंटर कॉलेज अपने सबसे न्यूनतम स्तर पे है। वो चाहे बंगाल का हो, और चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे देश के किसी कोने का हो। तो फिर आप 29 में इनकी और 27 में वापसी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब ये कुछ कर ही नहीं, एजुकेशन तो बेसिक चीज है, तो ये कर ही नहीं सकते, तो इनकी 27 में और 29 में वापसी कैसे होगी? और भी तो बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, और भी तो बहुत अच्छे काम किए इन्होंने, जिसकी वजह से इनकी वापसी होगी। इन्होंने सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस खोले, इन्होंने बहुत सारे इंजीनियरिंग की व्यवस्थाओं को ठीक किया, इन्होंने बहुत सारे बच्चों तक, बहुत सारे लोगों तक घर पहुंचाए, इन्होंने बहुत सारे किसानों तक फैसिलिटीज पहुंचाए, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सारे अच्छे काम किए। काम ऐसा कोई सरकार ने नहीं किया है, सरकार ने बहुत सारा काम किया है। आज हम लोगों अच्छा, का ये ऐसा नहीं कि प्राइमरी में भी काम नहीं किया, प्राइमरी भी काम किया है, टाइल्स लग गया, व्यवस्था बन गई, सब कुछ हो गया, सब बहुत अच्छा कर दिया है। लेकिन आप रो किस के लिए रहे हैं? प्राइमरी में किस चीज के लिए रोया जा रहा है डेली सर? सोशल मीडिया पे क्या लोग करते हैं, प्राइमरी की व्यवस्था भैया जानते हैं कब सुधरेगी, कब सुधरेगी? ये जब आईएएस के बच्चे, पीसीएस के बच्चे, बीडीओ साहब के बच्चे, डीडीओ साहब के बच्चे, आरओ साहब के बच्चे, एडीओ साहब के बच्चे, एडीओ पंचायत के बच्चे और खुद प्राइमरी के मास्टर के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ेंगे तब व्यवस्थाएं सुधरेंगी। हम कहें घंटा, तुम्हें प्रॉब्लम पता ही नहीं है, सोल्यूशन लेकर के ढूंढ रहे हो, तुमको लग गया हाँ 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 यही सबसे अच्छी बात है, इनके बच्चे इसमें पढ़ेंगे तब सुधरेगी। कहाँ है भैया सुधरेगी? कैसे सुधर जाएगी? इनके बच्चे उसमें पढ़ेंगे तो नहीं सुधरेगी। समस्या ये है कि तुमने अच्छा सर, आप मॉल क्यों प्रसिद्ध हो गए, आप बताइए ना। सारा कुछ एक ही जगह, छत के नीचे सब कुछ। बस एक का प्रॉब्लम है, कुछ करना नहीं है आपको, तोड़ो फोड़ो मर्ज कर दो, बात खत्म। तो चलिए, आज तो हमने डॉक्टर साहब ने आज इस पूरे उसमें पॉलिटिकल से ज्यादा देश की एक नब्ज पे बात की। हम लोग उनको ढूंढ रहे थे काकरोचों को, लेकिन उन्होंने बिल्कुल अंदर तक ले जाके बता दिया शिक्षा का ये बदलना पड़ेगा। हालांकि मोदी और योगी के बहुत सारे काम है जो वापसी ले आएंगे। तो आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अविनाश, और तमाम दर्शकों को मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये बहुत एकदम रॉ एनालिसिस है, अंदर तक जाएगा। और आप अगर इसको सुनेंगे तो मैं जानता हूं कि आप डॉक्टर अविनाश सिंह की फैक्ट को जरूर जाके चेक करेंगे, जिन्होंने नहीं किया। ज्यादातर तो लोग वही आते हैं जिन लोगों ने किया हुआ है, क्योंकि वो मुझसे इस फील्ड में तो बहुत सीनियर है, तो अभी तो मैं उनके पीछे ही हूँ। तो लेकिन फिर भी आप तमाम लोगों से अनुरोध है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और डॉक्टर साहब से भी हमारा अनुरोध है, वो अक्सर इस पर आपको दिखाई देते रहेंगे। अब हम लोग कोशिश करते हैं जब भी वो फ्री टाइम होते हैं हम उनसे लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। डॉक्टर साहब आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर। प्रणाम।